जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। कल लास्ट सेशन में साथियों अपनों ने राजस्थान का एकीकरण टॉपिक पढ़ा था और बहुत अच्छे से काफी दिनों के बाद अपने उस टॉपिक के एक एक है ना शब्द के बारे में पढ़ा। तो काफी बच्चों के रिव्यूज भी आए कि ठीक है सर, अब कंटिन्यू क्लास रखना। तो लास्ट जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि एग्जाम के कारण गैप था, अब कंटिन्यूज अपनी क्लासें होंगी। देखिएगा साथियों, आज अपने राजस्थान के जीके के जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान के आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, है ना। इसके बारे में हमें पढ़ना है साथियों। देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही अपने इसके बारे में बात करते हैं, 1857 की क्रांति एक वर्ड अपने बोलते हैं तो अपने दिमाग में दो तीन शब्द आते हैं साथियों। एक तो आता है क्रांति। क्या आता है? क्रांति, ठीक है। एक होता है साथियों विद्रोह और एक होता है आंदोलन। क्योंकि जब भी अपने आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो अपने सामने ये वर्ड आते हैं, क्रांति आता है, विद्रोह आता है, आंदोलन आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बताएं कि क्रांति, विद्रोह, आंदोलन क्या ये एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है? पढ़ा होगा आपने। तो देखिएगा, एक बात आप अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा साथियों कि ये जो तीनों है ना, ये किसी के अपने कहें कि किसी के या प्रशासन के या सरकार के विरोध में, है ना, विरोध में किया जाने वाला प्रदर्शन होता है। यहां आपको एक बात समझनी है। देखिएगा, इतिहास की भाषा में क्रांति को ही क्या बोला जाता है? विद्रोह बोला जाता है। या मैं कहूं कि विद्रोह को ही क्या बोला जाता है? क्रांति बोला जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ भी क्रांति और जो विद्रोह है ना, ये सेम है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, क्रांति और आंदोलन जो होता है ये दो अलग अलग बातें हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि हम जिक्र करें कि सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आंदोलन क्या है, यदि इसके बारे में अपने पढ़ने का प्रयास करें तो एक चीज आप ध्यान रखना, आंदोलन क्या है कि एक ऐसा विद्रोह, है ना, मैं ये कहूं कि प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कैसा किया गया ऐसा विद्रोह या ऐसा प्रदर्शन, ठीक है, जिसके कारण सरकार जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। जैसे देखो, एक चीज आप समझिएगा कि जैसे लास्ट कुछ दिनों में अपनों ने बात की कि अपने यहां सरकार के द्वारा किसानों पे 3 कानून लाए गए, ठीक है, और इस संदर्भ में किसानों के द्वारा क्या किया गया? आंदोलन किया गया और सरकार को अपने उस कानूनों पर सोचने पे क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। यानी कि किया गया ऐसा विरोध जिसमें प्रशासन या सरकार अपनी नीति या कानून के प्रति सोचने को मजबूर हो जाती है ना, वो जो प्रदर्शन होता है वो क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। बात क्लियर? फिर आप कहेंगे कि सर आप हमें ये बताइए फिर क्रांति क्या होता है। तो देखिएगा, ऐसा विरोध जो तख्ता पलट कर देता है। क्या कर दे? तख्ता पलट कर दे, यानी कि मान लीजिए सरकार ही चेंज कर दे, ठीक है। ऐसा जो विरोध होता है ना, वो क्या कहलाता है? क्रांति या विद्रोह कहलाता है। क्लियर? भी तख्ता पलट कर दे वो क्या है? क्रांति या विद्रोह है। और नीति के प्रति सोचने को मजबूर कर दे वो क्या होता है? आंदोलन होता है। ठीक है साथियों, अब देखिएगा, हमें जो पढ़ना है, आज जो पढ़ना है वो हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? 1857 की क्रांति के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिएगा, मैंने आपको एक बात कही कि चाहे क्रांति हो, चाहे विद्रोह हो या आंदोलन हो, ये किसी के विरोध में किया जाता है। तो यहां पे 1857 की क्रांति ये किसके विरोध में हुई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किसके विरोध में होती है?
ये हुई प्रशासन के विरोध में। किसके विरोध में? प्रशासन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्रशासन मतलब प्रशासन के विरोध में हुई। यहां पे उस समय प्रशासन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि 1857 की जो क्रांति है, इसमें किसका विरोध किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया? विरोध किया गया। अब आपको साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, क्या चीज, इसके बारे में अपने को सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। इससे हम स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिएगा, सबसे पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1599 ईस्वी में इसका गठन किया गया। कहां पे? लंदन में। ठीक है, लंदन में, इंग्लैंड में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया। यह बात याद रखिएगा। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे व्यापार के लिए स्थापित किया गया था। अब हुआ देखो क्या, अब यह ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, व्यापार के लिए कहां पे आती है? भारत में आती है। व्यापार के लिए कहां पे आई? भारत में आई। यानी कि देखो हुआ क्या, आप थोड़ा सा अपने समझने की कोशिश करें कि मानो ये भारत है, मानो ये भारत है। क्लियर? अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने सीधा ड्रोसी से समझने की कोशिश करते हैं। मानो ये इंग्लैंड, ठीक है, और ये अपना इंडिया। ओके, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहां पे आती है? इंडिया में आती है। ठीक है, किसके लिए? तो आपको ध्यान रखना है, व्यापार के लिए। व्यापार के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई। ये बात क्लियर? अब देखो हुआ क्या, अब जैसे यहां पे आई है ना, तो उसे यहां पे व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ा? या अपना व्यापार में एकाधिकार रखने के लिए यहां पे अपना हेडक्वार्टर, मुख्यालय या ऑफिस बनाना पड़ा। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में अपना हेडक्वार्टर किसे बनाया गया? अपना मुख्यालय किसे बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, अपने बात करें कुछ इस साइड, है ना, यानी कि किसे बनाया गया? बंगाल को। बंगाल को उनके द्वारा क्या बना लिया गया? हेडक्वार्टर बना लिया गया। ये बात ध्यान रखना। देखो, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। क्या बोल रहा हूं? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 में। कहां की कंपनी है? लंदन की है। ठीक है, निजी कंपनी थी, व्यापार के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। व्यापार के लिए ये कहां पे आती है? हमारे यहां इंडिया में आती है। व्यापार पर एकाधिकार रहे, दूसरी कंपनियां नहीं आ जाएं, तो वो पूरा कंट्रोल यहां करना चाहते हैं, इसलिए अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं कहां पे? बंगाल पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा क्या हुआ, अब जब ये व्यापार के लिए यहां आए तो अपने साथ क्या लेके आए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ सोना चांदी वगैरह लेके आई। क्लियर? और इंडिया में आकर यहां पे उन्होंने क्या की? वस्तुएं खरीदी। क्या खरीदी? वस्तुएं खरीदी। इंडिया से वस्तुएं, यानी कि सोने चांदी के बदले वस्तुएं खरीदी, और इन वस्तुओं को जाकर इंग्लैंड में क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। इंग्लैंड में जाकर बेचा इन्होंने, यानी कि इंडिया से तो इन्होंने वस्तुएं ली और जाकर कहां बेच दी? इंग्लैंड। जब इन्होंने इंग्लैंड में ये वस्तुएं बेची तो उनको 11 गुना मुनाफा हुआ। कितने गुना मुनाफा हुआ? 11 गुना उनको मुनाफा हुआ। इसीलिए तो वो इंडिया पर अपना एकाधिकार रखना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने क्या किया? अपना हेडक्वार्टर यहां बनाया। बात समझ में आई? ये चीज क्लियर करना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा है, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा, छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें आप समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने अपना भारत को, एक बात समझना, भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, वो उपनिवेश धीरे धीरे साम्राज्य में बदल गया। इस बात को समझना। देखो मैं समझाता हूं अपनी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे दो टर्म्स मैंने यूज किए हैं। कितनी टर्म यूज किए हैं? दो टर्म यूज की हैं, उनको आपको समझना होगा क्या वो टर्म्स रहती हैं। ठीक है, उनको आप समझिएगा। देखो क्या मैंने बोला भी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ठीक है, उपनिवेशवाद से,
उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद की ओर बढ़ती है, साम्राज्यवाद की ओर बढ़ती है। समझिएगा उपनिवेशवाद क्या होता है, यहां पे दो बातें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। उपनिवेशवाद, देखो किसी भी जगह को या किसी को, ठीक है, आर्थिक पूर्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति को, जगह को, व्यापार को आर्थिक पूर्ति के लिए अपने अधीन कर लेना, अपने अधीन कर लेना, यह क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद। ठीक है, क्या चीज बोला है मैंने भी, आर्थिक पूर्ति के लिए, किसके लिए, आर्थिक पूर्ति के लिए, आर्थिक पूर्ति के लिए, आर्थिक पूर्ति के लिए अधीन करना, अधीन करना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके पास धन की कमी है ना, तो अब उसको क्या करें, उसको अर्थ या धन की सप्लाई करके उसको अपने अंडर में ले लेना, ये तो क्या कहलाया, उपनिवेशवाद। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं जिसको अधीन किया गया, उपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि पहले भारत को उपनिवेश में रखा, ठीक है, फिर क्या है, उपनिवेश से वो किस ओर बढ़ गए, साम्राज्यवाद की ओर। साम्राज्यवाद क्या होता है, देखिएगा, जब ये आर्थिक नियंत्रण, जब ये आर्थिक नियंत्रण किसमें बदल जाता है, राजनैतिक नियंत्रण में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, यानी कि वो क्या करे, उस जगह पर जिसको उसने आर्थिक तरीके से अपने अधीन कर रखा था, उसको राजनीतिक तरीके से अपने अधीन कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो व्यापार कर रही थी, आर्थिक पूर्ति के लिए अधीन कर रखा था, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया, राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया, और किसमें, साम्राज्यवाद में वो इंटर कर गए। क्लियर। अब ये साम्राज्यवाद में जो इंटर हुए वो किस तरीके से हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने यहां पे कुछ युद्ध लड़े गए, है ना, वॉर लड़े गए। तो देखिए युद्ध लड़े गए तो क्या हुआ, तो कौन कौन से मेन युद्ध रहते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध है ना, भारत के इतिहास में मेन अपने पढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा युद्ध रहता है, वो रहता है बक्सर का युद्ध। ओके, उसके बाद ध्यान रखना बेदारा या बांडीवास का युद्ध। ये जो युद्ध थे ना, इस युद्धों में, इन चारों युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, विजयी होती है, जीत जाती है। ओके, और जीतने के बाद क्या होता है, उसका इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है। तो आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि उसने राजनीतिक नियंत्रण कर लिया। बहुत से युद्ध, पहला युद्ध प्लासी का ना, बक्सर का, बेदारा, बांडीवास, इनको वो जीतती है और उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लेती है। अब देखिएगा होता क्या है, इन युद्धों को जीतने के बाद एक महत्वपूर्ण संधि है जिसका इतिहास में जिक्र होता है, वो कौन सी, वो है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि है, इलाहाबाद की संधि। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 में हुई। इस संधि के फलस्वरूप हुआ क्या, तो ध्यान रखना, इस संधि के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, इसके नियंत्रण में आ गया, क्या चीज नियंत्रण में आ गई भाई, इसके नियंत्रण में बंगाल का राजस्व, है ना, रेवेन्यू पर नियंत्रण हो गया। बंगाल के रेवेन्यू पर किसका नियंत्रण हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, और जो भी कानून व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर थे, है ना, उस पर भी किसका नियंत्रण हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरफ बढ़ गई, उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद की ओर बढ़ गई। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बताओ ये बात याद रख लोगे क्या, ठीक है, क्या चीज पढ़ी है अपनों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599, याद रह जाएगा, लंदन की कंपनी है, निजी कंपनी है, व्यापार के लिए इंडिया में आती है, सोना चांदी लेके आती है, वस्तुएं खरीदते हैं, 11 गुना मुनाफा होता है। ठीक है, अपना व्यापारिक एकाधिकार रखने के लिए अपना हेडक्वार्टर बंगाल में बनाते हैं, साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते हैं, प्लासी, बक्सर, बेदारा, बांडीवास का युद्ध लड़ते हैं, जीतते हैं, इलाहाबाद की संधि होती है। संधि के फलस्वरूप उनका बंगाल पर, ठीक है, बंगाल के रेवेन्यू पर, लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखना, और अपने आप को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्थापित कर लेती है।
क्लियर? ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, यहां पे आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी कि आप सर हमें ये कह रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, ठीक है, तो कौन सी ऐसी दूसरी कंपनियां थी जिनके साथ उसका कंपटीशन था? तो एक बात ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा जो कंपटीटर था, प्रतिद्वंदी था, वो था फ्रांस। इसके अलावा देखो पुर्तगाल वगैरह वो थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कंपटीटर था ना वो था फ्रांस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इलाहाबाद की संधि हुई, रेवेन्यू लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण हुआ, और इसके बाद क्या हुआ ये ध्यान रखना, ये होता है कि बंगाल के नवाब के साथ संधि हुई थी, और बाद में बंगाल के नवाब का जो पद है वो क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, और नवाब की जगह जीजी का पद, गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया जाएगा, प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जिसे नियुक्त किया जाता है वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट बात है, हुआ क्या, बंगाल में नवाब था, नवाब के पद को खत्म किया गया और प्रशासक बिठा दिया गया जिसे बोला जीजी, और जीजी किसे नियुक्त किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें समझते हैं। अपने को यह चीज पता लगी, अब देखिए इसके बाद कुछ छोटी बातें वन लाइनर आपको याद होनी चाहिए। बंगाल के पहले जीजी कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखो यहां से ये चीज ध्यान रखना, कुछ वन लाइनर्स है, भारत के पहले जीजी बेटिक थे, भारत के बेटिक थे, याद रखिएगा। पहले वाइसराय पूछा जाए तो ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और इनको क्या बना दिया गया, वाइसराय, ठीक है। तो ध्यान रखना भारत का अंतिम जीजी और पहला वाइसराय एक ही है, और पहले वाइसराय कौन थे, कैनिंग। तीन बातें याद की, देखो बंगाल का जीजी पहले सिर्फ बंगाल का है, बंगाल का हेस्टिंग्स, ठीक है, जीजी क्या जिक्र कर रहे हैं, गवर्नर जनरल। भारत का जीजी कौन है, तो भारत का बेटिक है, विलियम बेटिक, ध्यान रखना। और यह ध्यान रखना भारत का फर्स्ट वाइसराय कौन है, तो फर्स्ट वाइसराय कौन थे, कैनिंग थे, कौन थे, कैनिंग। अब एक बात और ध्यान रखना, भारत का अंतिम वाइसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये सीधी सीधी बेसिक बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में ध्यान रखना स्वतंत्र भारत का प्रथम, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहला जीजी कौन था, तो पहला जो गवर्नर जनरल था वो भी माउंटबेटन, ठीक है। भारत का अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन, जब हम आजाद हो गए तब कौन था, माउंटबेटन, याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम, ठीक है, जो भारतीय या को अंतिम भारतीय जीजी कौन थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, भारतीय कौन थे, सी राजगोपालाचारी। देखो क्या याद किया, बताओ बंगाल, देखो इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद में बंगाल के नवाब के पद को खत्म किया गया, गवर्नर जनरल का पद किसे बनाया गया, बंगाल का जीजी, तो बनाया गया हेस्टिंग्स। अब बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि भारत का जीजी कौन था, बेटिक था, भारत का कौन था, बेटिक था। वाइसराय कौन है, तो कैनिंग है, वाइसराय कौन है, कैनिंग है, याद रखिए। अंतिम वाइसराय यदि हमसे पूछा जाए तो माउंटबेटन है, आजाद भारत का पहला माउंटबेटन है, भारतीय कौन है, सी राजागोपालाचारी है, ठीक है। ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बेसिक बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई संधियां, ये क्या चीज है, देखो समझना, इस चीज को भी अपने समझते हैं, छोटी सी बात है, अपने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। देखो हुआ क्या, यदि आप इंडिया के मैप पे नजर डालें, मान लो ये इंडिया, ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया किसको, बंगाल को, ठीक है। इसके जो कंपटीटर था फ्रांस, है ना, वो हो सकता है कि इस पे क्या करे, अटैक करे और इसके जो हेडक्वार्टर है उसको अपने अधीन कर ले और एकाधिकार खत्म कर दे। तो देखो इस पे आक्रमण किधर से हो सकता है, तो आपको पता है कि भारत के इस तरफ यदि हम बात करें,
भी यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। यानी कि कहने का मतलब कि भारत के इधर भी क्या है, जल राशि है, पानी है, इधर भी क्या है, पानी है, ठीक है, और इधर भी क्या है, पानी है, ठीक है। मान लो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और इधर हिंद महासागर है, ठीक है। अब देखो जो प्रतिद्वंदी है, कंपीटिटर है, वो मान लीजिए इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे, तो उसको जल के रास्ते क्या करना पड़ रहा है, अटैक। और ध्यान रखना उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जल में, मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी उनके पास पावर थी, सबसे पावरफुल जो शक्ति थी, है ना, सेना थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। यानी कि जल में उनसे कोई नहीं जीत सकता था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब उन पे जो अटैक हो सकता था वो हो सकता था पश्चिम दिशा से। किस दिशा से, पश्चिम दिशा से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को सेफ करने के लिए तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो पड़ोसी राज्य है, मान लो इधर वाले जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उनसे संधियां करनी स्टार्ट कर दी। उनसे क्या करनी स्टार्ट कर दी, संधियां करनी स्टार्ट कर दी। यानी कि बाहरी आक्रांता यदि अटैक करे तो ये बफर स्टेट, इनको क्या कहा जा सकता है, जो इनके दोस्त होंगे, है ना, या इसके चारों ओर इन्होंने क्या किया, एक बफर जोन बना लिया, तो बफर स्टेट्स पे अटैक करे, यानी कि डायरेक्ट अटैक नहीं हो पाए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उनके साथ क्या की, संधियां की, ठीक है। अब अपने बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन सी संधियां की गई, क्या था। यहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, देखिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई संधियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या, सबसे पहले रहती है वार्तालाप की संधि। कौन सी रहती है, वार्तालाप। यानी कि ऐसी संधियां जिसमें रिटर्न में कुछ नहीं था, है ना, सिर्फ वार्तालाप, बातचीत के माध्यम से संधियां की गई। कब हुई, तो ध्यान रखना 1798 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधियां की गई ना, वो वार्तालाप की संधियां थी, ओके। और वार्तालाप की संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, कोटा थी। कौन सी थी, कोटा। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार की संधियां रहती है सहायक संधियां। कौन सी संधियां, सहायक संधियां, जो कि मेनली ध्यान रखना 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, इस पीरियड के दौरान हुई, ठीक है। देखो इसमें क्या था, आप ध्यान रखना, इसमें यह था सहायक संधि में भी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, इसके साथ कोई भी रियासत जो संधि करेगी ना, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। यह सहायक के रूप में रखा जाएगा, न कि अधीन रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो रियासत होगी, उसको क्या किया जाएगा, बराबर का दर्जा दिया जाएगा। यह किसमें था, यह सहायक संधि में था, 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य हुई, ठीक है, बराबर रखा जाएगा। यह बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो सहायक संधि है ना, इस संधि के जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना लॉर्ड वेलेस्ली को इसका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। वेलेस्ली को क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है। सहायक संधि, क्योंकि देखो अपने राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी, तो भरतपुर थी। कौन सी रहती है, भरतपुर रहती है, क्लियर, याद रखिएगा। और इसने कब संधि की, तो 1803 में यह संधि हुई। और भरतपुर के शासक कौन थे, उस समय शासक थे रंजीत सिंह, याद रहेगा। दूसरी रियासत जिसने सहायक संधि की या विस्तृत या व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी रहती है, तो वो रहती है अलवर। उसने भी संधि कब की, 1803 में की। और अलवर का शासक कौन रहता है, बख्तावर सिंह। कौन था, बख्तावर सिंह। देखिएगा, बात याद रखना, यदि ये क्वेश्चन आता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से वार्तालाप की संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा कोटा। क्या होगा, कोटा। और यदि ये आ जाए, सीधा ही आ जाए, क्या चीज, कि ईस्ट इंडिया कंपनी से वार्तालाप नाम नहीं है, सीधा ही आ जाए भी संधि करने वाली पहली रियासत, संधि करने वाली पहली रियासत पूछ लिया जाए, तो आपका आंसर होगा भरतपुर।
क्या होगा? भरतपुर। देखो वार्तालाप नाम आए तो कोटा कहोगे और सीधा ही पूछ लिया जाए भी कौन सी है तो भरतपुर। ठीक है, ये ध्यान, क्योंकि इसमें कुछ भी रिटर्न में नहीं था, रिटर्न में ये पहली है, इसलिए भरतपुर आंसर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, राजस्थान में जो ये संधियां हो रही थी, है ना, इसमें मिडल मैन की भूमिका, बिचौलिए की भूमिका होता है ना, भी कोई भी कार्य को सिरे चढ़ाना है ना, आजकल यहां भी हुआ है भी कोई छोटो मोटो सौदो ही करने नहीं, भैंस ही खरीदनी है तो भी में भी एक मां दलाल गालना पड़ा है ना, तो मिडल मैन, बिचौलिया, मध्यस्थता किसने की? तो ध्यान रखना जितनी भी राजस्थान में संधियां होंगी उनके जो बिचौलिए की भूमिका जो अदा की वो किसने की? चार्ल्स मैटकॉफ, और उसके साथ थे जेम्स टोड। कौन थे? जेम्स टोड। तो मेन कौन है? मैटकॉफ। कौन रहते हैं? मैटकॉफ। ये बात ध्यान रखनी है। और यदि हम ये बात करें कि भारत लेवल पे देखें सहायक संधि सबसे पहले किसने की, तो 1798 में हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि की। ठीक है, तो अपने को तो राजस्थान का ध्यान रखना है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। वार्तालाप वाली कोटा है और सहायक वाली कौन सी रहती है? भरतपुर, जिसमें बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विस्तृत किसने की है? अलवर ने की है। दोनों ही 1803 में हुई है। ध्यान रखिएगा शासक भरतपुर के रंजीत सिंह थे और अलवर के कौन थे? बख्तावर सिंह थे। अच्छे से हमें ये बात याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, उसके बाद में नीति आती है आश्रित पार्थक्य की नीति, जो कि 1813 से लेकर 2823 के बीच में होती है। और इस समय जो जीजी थे, इसके जो जनक यदि अपने कह दें तो वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, हेस्टिंग्स थे। जैसे देखो सहायक संधि के जनक वेलेजली, इस समय जीजी थे ये। ठीक है, और इस समय जीजी, इसके समय आश्रित पार्थक्य की नीति के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और इस नीति के जनक भी किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1813 से लेकर 23 के बीच का समय जो रहता है इन संधियों का रहता है। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, आश्रित रखा गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, रियासतें जो है वो उनके अधीन रखी गई। रियासतें जो है देखो सहायक में बराबर का दर्जा, और इसमें उनको ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित रखा गया। ठीक है, देखो कैसे क्या था भी, कहने का मतलब यह है जब सहायक संधियां की उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासतों की जरूरत थी, जो अपनों ने बात की कि बफर जोन तैयार हो रहा था। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1805 में, ठीक है, जॉर्ज बोलो को बुलाया गया, है ना। बोलो को कहा गया कि अब आप बोलो, यानी कि उनको ये कहा गया कि हमने सहायक संधियां तो कर ली, ठीक है। 1805 में जॉर्ज बोलो को बुलाया और उसको कहा कि आप जांच करो कि क्या जो हमने संधियां की हैं वो सही है, यानी कि जिन रियासतों से हम संधियां कर रहे हैं, सहायक संधियां ना, भी उन रियासतों को हम बराबर का दर्जा दे रहे हैं, क्या वो रियासतें इसके काबिल भी हैं या नहीं है ना। वैसे ही अपने भी जरूरत पड़े वो अपने पे अधीन हो, अपने उनको बराबर रख रहे हैं, क्या ये बात है क्या। तो क्या हुआ, 1805 में जॉर्ज बोलो ने क्या किया, सहायक संधि की हुई जो रियासतें थी उनकी क्या की, जांच की। ओके, और इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट जब इसने दी ना, तो इसने कहा कि जो सहायक संधियां हुई है ना, उसमें भरतपुर, कौन सी, भरतपुर पहली, है ना, और दूसरी कौन सी थी, अलवर, ये दो ही रियासतें क्या हैं, सही हैं, और बाकी जो रियासतें हैं वो इसके काबिल नहीं है। क्लियर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की, तो जितनी भी बाकी जो सहायक संधियां की गई थी सारी की सारी क्या कर दी, रद्द कर दी। मेरी बात समझ में आई। उसके बाद में, यानी कि वो बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में समय कौन सा आ गया, 1813 का बाद का समय। और क्या हुआ कि राजपूत राजा जो थे, वो जो रियासतें थी वो चल चल के अंग्रेजों के पास आने लग गई कि आप हमसे संधि करो, आप हमसे क्या करो, संधि कर लो। तो अब
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अब उनको अपने अधीनस्थ का दर्जा दे रही है, न कि बराबर का, क्योंकि खुद चल के आ रहा है छोटा बन के। समझ रहे हो इस बात को? ये बात हुई। तो अधीनस्थ का दर्जा कौन से में दिया गया, ध्यान रखना, आश्रित पार्थक्य में 1813 से 23 के बीच में। ठीक है, अब देखो, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो ध्यान रखना, पहली रियासत थी करौली। कौन सी थी? करौली। 1817 में इसने क्या की? संधि की। ओके, विस्तृत या व्यापक संधि करने वाली, जैसे उधर अलवर थी, अपनों ने बात की। विस्तृत या व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा। यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि आश्रित पार्थक्य के तहत संधि करने वाली अंतिम रियासत बहुत बार अपने एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी थी? तो सिरोही है। कौन सी है? अंतिम रियासत सिरोही है। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। कौन से थे? शिव सिंह थे। बताओ, ये बातें समझ में आई क्या? देखो, हमने क्या पढ़ा, याद रखना भैया, याद करना है, इंपॉर्टेंट बात है। हमने पढ़ा है, देखो, हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां, ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां। ठीक है, कौन कौन सी संधियां पढ़ी भी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो वार्तालाप वाली, ठीक है, एक पढ़ी है सहायक संधि, एक हमने पढ़ी है आश्रित पार्थक्य की या अधीनस्थ वाली। ठीक है, इसमें सिर्फ बातचीत थी और ये हुई थी 1798 से पहले। और इसके तहत संधि करने वाली फर्स्ट रियासत जो थी वो थी कोटा। बताओ, ये बात याद है? उसके बाद में सहायक संधि जो है यह 1798 से लेकर 1805 तक थी। ओके, अब ये ध्यान रखना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासत जो है बराबर का दर्जा दिया हुआ था। इसके तहत संधि करने वाली पहली रियासत थी भरतपुर, रणजीत सिंह वाली। ठीक है, और विस्तृत संधि की या सेकंड जो थी वो थी अलवर। कौन सी थी? अलवर थी। बात याद होगा। लेकिन 1805 में आया जॉर्ज बोलो। कौन आया? जॉर्ज बोलो। उन्होंने कहा कि भरतपुर अलवर तो ठीक है, बाकी तो भैया बोझ है थर पर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सारी संधियां हैं वो सहायक संधियां कैंसिल कर दी। एक बात और ध्यान रखना कि सहायक संधियां करवाने वाले कौन थे? तो मैटकॉफ थे, चार्ल्स मैटकॉफ, और उसके साथ थे टोड। ये भैया मिडल मैन थे। ठीक है, उसके बाद में संधियां कौन सी हुई? आश्रित पार्थक्य वाली। इसमें क्या था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों को अधीन रखा। रियासतों को क्या रखा? अधीन रखा। ये बात याद हो जाएगी, रियासतों को क्या रखा? अधीन। आगे बढ़ते हैं भैया, अधीन रखा। और इसके तहत संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? करौली थी। और विस्तृत संधि करने वाली कौन सी थी? कोटा थी। पहली करौली है, विस्तृत कोटा है। और अंतिम रियासत इंपॉर्टेंट है, लास्ट रियासत थी वो कौन सी थी? सिरोही। सिरोही के शासक शिव सिंह थे। बताओ मेरे को, आपको संधियां याद हुई या नहीं हुई? संधियां याद हुई या नहीं हुई? एक एक बात आपको आराम से मैंने याद करवा दी है, रिवाइज करवा दी है। ठीक है, अच्छे से आपको याद करनी है। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में एक बात आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। कौन सा आया? आपने कहा कि सर आपने ये बोला कि राजपूत राजा चल के आगे अंग्रेजों के सामने आए और उन्होंने कहा कि आप हमसे संधियां कर लो, इसी के बाद फंस गई बंगे भी। देखो, अपन था है कि अंग्रेज अपने पर राज कर गया था नहीं, तो इसी के बात होगी कि बे आप आगे यहाँ क्या थे हमारे पर राज करो। तो देखो बी टाइम, और ये एक बार पेपर में आ गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया। ये क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि राजपूत जो राजा है ना, राजपूत राजाओं के द्वारा संधि करने के कारण क्या थे? तो उस समय मराठाओं का क्या था? आतंक चल रहा था। सारे राजा जो है इस बात से घबराए हुए थे, है ना। तो उनके आतंक से बचने के लिए राजपूत राजाओं ने क्या की?
संधिया की, एक कारण तो ये था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरे बाद में पिंडारी क्या थे, पिंडारी थे, और पिंडारी क्या कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। पिंडारी क्या कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी लूट से बचने के लिए ये संधिया की। उसके बाद में राजपूत राजाओं में क्या थी, आपसी अनबन थी। तो अपने आप को स्थायी बनाए रखने के लिए, आपस में अनबन है तो दूसरे से आगे रहने के लिए उन्होंने क्या की, अपने आप को पावरफुल करने के लिए संधिया की। और एक ये है कि सामंतों का प्रभाव बढ़ रहा था ना, भी अलग अलग जो छोटे छोटे, जैसे मान लो एक राज्य है ना, उसमें छोटे छोटे जिले थे, तो उसका जो अधिकारी था वो सामंत कहलाता था। ठीक है, तो सामंतों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो अपने आप को पावरफुल करने के लिए, सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी से राजपूत राजाओं ने क्या की, संधियां की। बताओ, ये बात याद रह जाएगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और प्रोसेस पढ़ते हैं। देखो, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया है, उसकी संधियां हैं वो पढ़ लिया है, क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1818 में दौलत राव सिंधिया से अजमेर को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, अजमेर को दौलत राव सिंधिया से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। हुआ क्या, और 1832 में यहां पे कमिश्नरी स्थापित कर दी, हेडक्वार्टर बना दिया, मुख्यालय बना दिया। भी हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्यालय कौन सा था, तो अजमेर था। आगे बात करेंगे अभी और, ठीक है, ध्यान रखना। कब स्थापित हुआ, तो 1832 में। ठीक है, और यहां पे नियुक्त कर दिया गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल जो है उसका प्रतिनिधि। देखो क्या चीज है, अब मेरी बात को समझना। अंग्रेजों के समय, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, अपने यहां पर उनके द्वारा जो पद, यानी कि प्रशासन में जो पद स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से थे। एक तो पद था जीजी का, जो अपनों ने बात की थी ना, कैनिंग है, उन सब, माउंटबेटन, वो सब। एक पद था जीजी का। उसके बाद में उसके अधीन एक पद था एजीजी का, और उसके बाद में एक पद था पीए का, पॉलिटिकल एजेंट का। ठीक है, देखो केंद्र लेवल पर, देश लेवल पर जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो कहलाता था जीजी, देश को संभालने के लिए। ठीक है, अब प्रत्येक राज्य में जीजी का प्रतिनिधि होता था, जिसको बोलते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि ये राज्य लेवल पर था, ये ध्यान रखना। और उसके अधीन प्रत्येक रियासत को संभालने के लिए एक पीए होता था, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जिला लेवल पर या रियासत लेवल पर पॉलिटिकल एजेंट होता था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पदों के प्रकार थे, पद व्यवस्था थी, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, 1818 में अजमेर को जीता और 32 में हेडक्वार्टर कमिश्नरी स्थापित कर दी, और यहां पर एजीजी नियुक्त कर दिया। और अपने राजस्थान का पहला एजीजी था हेनरी लोकेट। कौन था भैया, हेनरी लोकेट, राजस्थान के पहले, ठीक है, एजीजी कौन थे, तो हेनरी लोकेट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, और प्रथम मुख्यालय अजमेर, तो मुख्यालय कौन सा हो गया, अजमेर। देखो एक बात और ध्यान रखना, सेकंड मुख्यालय, यानी कि अपने यहां पे दो मुख्यालय स्थापित किए थे, एक तो अजमेर और दूसरा है माउंट आबू। कौन सा है, माउंट आबू। ठीक है, और माउंट आबू की स्थापना इसकी तो कब की, 1832 में, और इसकी स्थापना की थी 1845 में। यानी कि एजीजी के दो मुख्यालय होते थे, दो ऑफिस होते थे, एक अजमेर में, एक माउंट आबू में। और बाद में जो एजीजी है उसने मौसम के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि इस मौसम में मैं यहां रहूंगा, इसमें, क्योंकि देखो एक बात है, माउंट आबू अपने को पता है कि अपने राजस्थान में ठंडी जगह है ना, और अंग्रेजों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो उन्होंने कहा कि ग्रीष्म काल में एजीजी है वो कहां रहेगा, ग्रीष्मकालीन जो ऑफिस था वो कौन सा था, माउंट आबू था। और शीतकालीन
शीतकालीन जो ऑफिस था वो कौन सा था, अजमेर था। तो मौसम के हिसाब से उसने डिसाइड कर लिया, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो माउंट आबू मिलूंगा, और सर्दी चल रही है तो अजमेर मिलूंगा। ठीक है, अजमेर वाला 32 में है और माउंट आबू वाला 45 में है। ये बातें याद रखना भी। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। तो देखो, अब आपने संधिया पढ़ ली है, कारण पढ़ लिए हैं, हेडक्वार्टर ऑफिस पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गठित की गई बटालियंस, उनकी सेना, सेना की टुकड़ियां, बटालियंस के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिएगा, जो बटालियन उनके द्वारा गठित की गई साथियों, याद रखिएगा वो कितनी थी, 5। कितनी थी, 5। क्वेश्चन आता है कौन कौन सी। एक थी मेर बटालियन, एक है शेखावटी ब्रिगेड, एक है जोधपुर लीजियन सेना, एक है कोटा कंटीजेंट, और एक है मेवाड़ भील कोर। ठीक है, कौन कौन सी हुई, मेर, शेखावटी, जोधपुर, कोटा, मेवाड़, भील कोर। चलो बात करते हैं, अच्छे से याद करना, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्थापना की गई जी मेर बटालियन की, कब की गई, 1822-23 में, और इसका मुख्यालय कहां पे था, ब्यावर में था। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे शेखावटी ब्रिगेड, इसकी स्थापना 1834 में। ठीक है, और मुख्यालय कहां था, झुंझुनू। एक बात अच्छे से ध्यान रखना साथियों, ठीक है, क्या चीज, कि राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्यालय या कमिश्नरी स्थापित होने से पहले यहां पे उन्होंने एक बटालियन बना रखी थी। वो कौन सी थी, मेर बटालियन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुख्यालय स्थापित होने के बाद उनके द्वारा 4 बटालियन बनाएगी, और मुख्यालय स्थापित होने से पहले एक बनाएगी। पहले कौन सी है, मेर, बाद में कौन सी है, 4। ठीक है, क्योंकि देखो मुख्यालय स्थापित हुआ अजमेर में 1832 में कमिश्नरी स्थापित की थी, तो उससे पहले उनके द्वारा मेर बटालियन बना दी गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे था, ब्यावर में था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शेखावटी ब्रिगेड जो है 1834 में, मुख्यालय है झुंझुनू में, और ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में, तो हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। आगे बात करते हैं, फिर है जोधपुर लीजियन सेना। देखो क्या है, जोधपुर लीजियन सेना जो है, ये बटालियन की स्थापना की गई 1835 में। क्या तर्क देते हुए इसका मुख्यालय रखा गया अजमेर। नाम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जोधपुर का मुख्यालय कहां है, अजमेर है। ठीक है, और इनके द्वारा तर्क दिया गया, क्या तर्क दिया गया, जब जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई, कि अजमेर की सेना के पास, किसके पास, अजमेर की सेना के पास कुशल घुड़सवार नहीं है, कुशल घुड़सवार नहीं है। घुड़सवार क्या जी, अच्छा घोड़ा चलाने वाला घुड़सवार को नहीं, इन खातर मैं के करा जोधपुर लीजियन सेना की स्थापना करा। ठीक है, तो जोधपुर लीजियन सेना की इन्होंने स्थापना कर दी, और जोधपुर वाले का मुख्यालय रखा अजमेर, ध्यान रखना। और बाद में इसका मुख्यालय कहां गया, सिरोही, और बाद में बिंग, बाद में एरिनपुर। ध्यान रखियो, जो ऑप्शन मिलेगा वो, पहले अजमेर रखा गया, फिर सिरोही रखा गया, लास्ट में एरिनपुरा। तो बहुत बार ये आता है कि जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहां है, तो एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा पाली में लास्ट में था। स्थापना जब की गई तब अजमेर रखा गया। ओके, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक स्थापना की गई साथियों कोटा कंटिंजेंट की। ठीक है, स्थापना की गई 38 में, और मुख्यालय इसके 3 जगह थे, नीमच, देवली और आगरा। नीमच, देवली और आगरा। ठीक है, याद कर लोगे, नहीं याद होगा तो ध्यान रखना, इसके जो मुख्यालय थे वो था डीएनए। क्या था, डीएनए। डीएनए किसका मुख्यालय है, कोटा वाले का। देखो कोटा में आपको पता है पीएमटी पुएमटी है ना, नीट की तैयारी करवाई जाती है, हर दिन डीएनए डीएनए करते हैं, तो कोटा वाले डीएनए, कोटा वाले डीएनए। तो कहां पे, डी से देवली, ठीक है, एन से नीमच, और ए से आगरा। ध्यान रखना, सीधा एक पूछा जाए तो देवली याद रखना है। कौन सा याद रखना है, देवली। याद कर लोगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जी एमबीसी, उसके बाद में है एमबीसी, मेवाड़ भीलकोर। स्थापना हुई 1841 में, और मुख्यालय रखा गया खैरवाड़ा उदयपुर। खैरवाड़ा उदयपुर, बताओ याद कर लोगा कि, चलो देखो
क्या चीज है? यदि हम बात करें बटालियन, क्या बात करें? बटालियन, बताओ कितनी बटालियन थी? तो आप कहेंगे सर 5 थी। कौन कौन सी? एक तो थी मेर बटालियन, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? दूसरी है सर शेखावटी। कौन सी है? शेखावटी, ठीक है। तीसरी बता दो। तो तीसरी कहोगे कि सर वो तो थी जोधपुर लीजियन सेना। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। चौथी बता दो। चौथी थी जी कोटा कंटीजेंट, ठीक है। और पांचवी बता दो। तो पांचवी सर मेवाड़ भील कोर थी। बताओ याद कर लोगे क्या? ठीक है। उसके बाद में देखो मेर का मुख्यालय कहां था? ब्यावर में था। मेर का मुख्यालय ब्यावर में था, ठीक है। और शेखावटी का मुख्यालय कहां था? झुंझुनू में था। शेखावटी का मुख्यालय कहां था? झुंझुनू था, ठीक है। पूछा जाए जोधपुर वाले का, तो कह जी जोधपुर वाले का तो अजमेर था। जोधपुर वाले का अजमेर था। और आखिरी पूछ लिया जाए, बीच में जरूर सिरोही लेके गए, लेकिन आखिरी पूछ लिया जाए तो एरिनपुरा था। कौन सा था? एरिनपुरा था। याद हो जाएगा। अब देखो फिर बात आती है कोटा पे। किसकी आती है? कोटा। कोटा का मुख्यालय तो डीएनए था। कौन सा था? डीएनए था। देवली है ना। और यदि अपने से पूछा जाए कि आगरा है, ये सारा बाहर चले गए आगरा में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। इसका मुख्यालय था खैरवाड़ा में। और खैरवाड़ा कहां पे है जी? उदयपुर में। खैरवाड़ा कहां पे है? उदयपुर में। बताओ ये बात याद कर लोगे। उसके बाद में देखो इसकी स्थापना यदि आपसे पूछी जाती है तो आप कहते हो कि जी 1822-23 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1834 में हुई थी। कब हुई थी? 34 में। उसके बाद में एक साल बाद ही 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना कर दी, ठीक है। और इसकी 1838 में स्थापना कर दी और इसकी 1841 में कर दी। बताओ याद रह जाएगा? अब आप कहोगे सर यहाँ याद थोड़ी रह रहा है, तो देखो याद रखना। इसमें है 2 3, इसमें है 3 4। बताओ याद हो जाएगा? 2 3 3 4, 2 3 3 4, दोनों तो याद हो गई। क्या सर जी बढ़िया टंटोमेट दियो। आगे चला बिंग। बाद में देखो जोधपुर की जब स्थापना करी तब इन्होंने तर्क दिया, कारण बताना पड़ा, ठीक है। तो आप दिमाग में रखना के कारण क्या मैं बताओ, क्योंकि एक साल पहला तो सेना की स्थापना करी, अब फिर सेना, तो एक साल बाद ही। तो 34 के बाद 35 में, 34 के बाद में 35 में, ठीक है। कितनी सेनाओं की स्थापना होगी? क्या जी 3 की स्थापना होगी। तो ठीक है भैया 3 जोड़ता रहो, प्लस 3 कर दियो 35 में 3 38, प्लस 3 कर दियो तो 38 में 3 41। बताओ क्लियर है के? आना अच्छी तरीके कर लियो, याद कर लियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा। तो ये बटालियन अच्छे से पढ़ना भी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो आप कहोगे कि सर ठीक है आपने हमें संधियां पढ़ाई, सहायक पढ़ा दी, वार्तालाप पढ़ा दी, आश्रित पार्थक्य पढ़ा दी, लेकिन हमने तो पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी के बारे में, है ना। जो कह कहता कि जी दत्तक पुत्र ऋषि गोद निषेध रखा। सर जी मैं तो वो पढ़ रखी है, और बे तो थे मान पढ़ाई को नहीं, है ना। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार ये होता है कि डलहौजी कहता था, क्योंकि उसने देखो अपने भारत में रेलवे का यदि जनक कहा जाता है तो डलहौजी ने, ठीक है। यानी कि कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन अपने जब भी डलहौजी दिमाग में आता है ना तो अपने वो झांसी की रानी और वो सारी बातें याद आती है भी यार। एक खलनायक के रूप में डलहौजी को अपने पहचानते हैं, नेगेटिव रूप में, है ना। लेकिन उसने देखो रेलवे का भी निर्माण किया ना। तो थारे भी डलहौजी यहाँ बार बार यहाँ रोन लाग रहे हो कि वो कहते हैं ना खलनायक नहीं नायक हूं मैं, है ना। खलनायक नहीं नायक हूं मैं। वो क्या कह रहा था? मैं रेलवे भी बनाया थे, मैंने गोद निषेध खातिर देखो यार, ठीक है। तो अपने गोद निषेध ये भी ध्यान रखना कि डलहौजी की नीति थी गोद निषेध नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसे ही व्यक्तिगत नीति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत नीति कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या था इसमें, ये था भी यदि किसी राजा के, है ना, संतान नहीं है तो वो गोद लेकर या दत्तक पुत्र जो है वो उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, और उस राज्य को किसके अधीन समझ लिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये थी गोद निषेध की नीति, ठीक है। इसका शिकार होने वाला पहला राज्य था सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है। राजस्थान में ब्यावर ये शिकार हुई, रियासत थी उदयपुर, ये ध्यान रखना। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आई हुई है वो क्या है? वो ये है कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत करौली का विलय किया गया। किसका विलय? करौली का। लेकिन जो निदेशक मंडल है उसने इस विलय को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रियासत जिसका व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया गया और बाद में निदेशक मंडल ने रद्द कर दिया? तो वो कौन सी थी? तो करौली थी। इंपॉर्टेंट है, आइडो है, ध्यान रखियो, याद कर लियो, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें दो तीन और पढ़ लेते हैं, फिर आज के सेशन को खत्म करेंगे। देखो क्या ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। कौन थे? पामस्टर्न। याद कर लोगे, क्रांति के समय पामस्टर्न था, याद रखिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का जीजी कौन था? तो जीजी भैया कैनिंगो। जीजी कौन हो? कैनिंगो। ओके। 1857 की क्रांति के विरोध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेनापति किसे नियुक्त किया? किसे सेनापति नियुक्त किया? तो कोलिन कैंपबेल को। किसे नियुक्त किया? कोलिन कैंपबेल को। ठीक है, याद कर लोगे, कोलिन कैंपबेल को। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पामस्टर्न, गवर्नर जनरल कैनिंग और सेनापति कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। तो आज के सेशन में साथियों अपने इतना सा पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आप सभी से निवेदन, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने साथियों के साथ शेयर करें, है ना, और मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, है ना। और ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी साथियों।